सिनेमैटिक यूनिवर्स होना कितना कॉमन हो गया है, जहां इंडिया में भी कितनी सारी मूवीज़ बन रही हैं जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन रही हैं। बट वर्ल्ड वाइड हमें मार्वल ने ही सिनेमैटिक यूनिवर्स को इंट्रोड्यूस किया था, जहां मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कमर्शियली इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि पूरी दुनिया भर में सब लोग इसको अडॉप्ट करने लगे। अब मार्वल का जो राइवल है DC, उन्होंने भी अपना यूनिवर्स स्टार्ट किया था जिसका नाम था DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स को भी उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बट ये यूनिवर्स पूरा फेल हो गया। तो आज हम लोग इस यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वॉचिंग द सिनेफाइल बॉय, और हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूनिवर्स क्या होता है, सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है। सिनेमैटिक यूनिवर्स का मतलब ऐसा है कि कई सारी मूवीज़ आपस में कनेक्टेड हैं और किसी मेजर इवेंट की तरफ वो हमें ले जा रही हैं। और वो जब मेजर इवेंट होता है तो उसमें क्रॉसओवर्स होते हैं और जो कि लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यही है सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट। तो शायद आप समझ गए हो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सीधा DCEU के फॉल डाउन के बारे में। मेरे हिसाब से सबसे पहला फैक्टर था द बेस। किसी भी यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले उसका बेस क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में फेज़ 1 को देखा था, जहां 2008 से लेकर 2012 तक हमें 6 मूवीज़ देखने को मिली, जिसमें से 5 मूवी हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर के ऊपर देखने को मिली। वहीं 6वीं मूवी में इन सब का क्रॉसओवर देखने को मिला, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। और वो एक परफेक्ट यूनिवर्स का पार्ट था, क्योंकि उसमें हमें कहीं फ्लॉ नहीं देखने को मिलता। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये फोर्स्ड है। बट वहीं DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जहाँ पे उनकी मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई। उसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें फ्रॉम नोवेयर बैटमैन आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा बैटमैन है, और वो सुपरमैन से लड़ने जाता है। और उसी मूवी में हमें इंट्रोड्यूस कर दी जाती है वंडर वुमन, और हमें झलक देखने को मिलता है फ्लैश का, साइबॉर्ग का और एक्वामैन का। अब इतनी सारी चीज़ हमें एक मूवी के अंदर दिखा दिया जाता है कि यूनिवर्स के बारे में, जो कि अभी शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं और डिस्कनेक्ट फील करते हैं पूरी मूवीज़ के साथ। और यही प्रॉब्लम रही थी DC के साथ, क्योंकि उनका जो बेस प्लान था वो बहुत ज़्यादा वेग था। और मैन ऑफ स्टील के बाद जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन आई और जब जस्टिस लीग आई, तो हमें देखने को मिला कि जो उस मूवी में इवेंट हो रहे हैं वो कहीं से कनेक्शन बहुत ज़्यादा हमें दिखाते नहीं। सिर्फ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमें जस्टिस लीग तक लेके जाती हैं। बाकी मूवी मोर और लेस हमें बहुत ज़्यादा उस यूनिवर्स के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं कराती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी DC के साथ। अब जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज़ 1 का, जो कि इतना ज़्यादा अच्छा था कि एवेंजर्स में जितने भी कैरेक्टर और जितने भी हमें चीज़ें देखने को मिली वो इन सारी मूवीज़ से कनेक्ट होकर आती हैं। जहाँ हमें आयरन मैन से स्टार्क टावर, हमें कैप्टन अमेरिका से टेज़रैक और हमें द थॉर से लोकी देखने को मिलता है, जो कि एवेंजर्स में जाके ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्शन फील कराती हैं। और उसके बाद हमें एक बहुत ही बड़ा वॉर देखने को मिलता है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जो कि देखने में इतना ज़्यादा अच्छा था और कमर्शियली भी ये बहुत ज़्यादा सुपरहिट रहा था। बट वहीं बात करें DC की, तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं हुई जस्टिस लीग जब रिलीज़ हुई, क्योंकि उस मूवी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हो रही थी वो एकदम नई थी, जो कहीं से भी किसी मूवी के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हमें नहीं कराती थी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं लोगों से डिस्कनेक्ट भी हो गए। इसकी वजह से वो मूवी भी फ्लॉप रही और ये यूनिवर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं जा पाया। और अगर उनके पास एक बहुत अच्छा अगर प्लान होता या उनका बेस बहुत ज़्यादा अच्छा होता, तो शायद जस्टिस लीग के बाद भी वो लोग अपने आप को रिकवर कर लेते, अपने आप को अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश करके। बट वो भी चीज़ वो लोग पुल ऑफ नहीं कर पाए और ये यूनिवर्स अब ख़त्म होने को आ गया। पॉइंट नंबर 2, इम्पेशेंट एक्शन। अब जहाँ मैन ऑफ स्टील रिलीज़ हुई थी, उस मूवी को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। ऑडियंस ने उस मूवी को बहुत पसंद किया था, मूवी हिट भी रही थी। बट वार्नर ब्रदर्स को और ज़्यादा मूवी में लोगों का एंगेजमेंट चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई और मूवी में काफ़ी सारे चेंजेस कराए, जिसकी वजह से मूवी थोड़ी थोड़ी डार्क टोन से लाइट टोन में आ गई और वो जितना हमें इम्पैक्ट फील करा सकती थी उतना वो इम्पैक्ट फील करा नहीं पाई। अब मैं ये बात बना नहीं रहा, क्योंकि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का भी एक डायरेक्टर कट रिलीज़ हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। बट वो अभी इंटरनेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी, बट वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल था। और वहीं उसी के बाद जब जैक स्नाइडर के साथ एक ट्रेजेडी हुई, उनकी डॉटर सुसाइड कर ली थी, उसके बाद इन्होंने जल्दी से जल्दी जैक स्नाइडर को हटा के जॉश व्हीडन को लेके आया और जस्टिस लीग जैसी मूवी बना दी। और उसके बाद ही लोगों का इंटरेस्ट DCEU से ख़त्म होने लगा, क्योंकि बहुत अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट नहीं किया जाता था ऑडियंस के सामने। अब मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 3 है ग्रीड। अब ग्रीड क्यों था? क्योंकि 2018 में रिलीज़ होने वाली थी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। अगर ये लोग इस मूवी को 2018 में शिफ्ट करते तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये मूवी फ्लॉप जाती, बट मेरे हिसाब से मूवी और अच्छी जाती। क्यों? क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जब रिलीज़ हुई उसके बाद सुपर हीरो मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया था लोगों के अंदर। शायद उस क्रेज़ के चलते जस्टिस लीग भी हिट जाती और शायद उसके बाद यूनिवर्स और कैरी फॉरवर्ड होता। बट वार्नर ब्रोस के अंदर शायद ये चीज़ नहीं थी, या उन लोग को ये चीज़ दिखी नहीं। उन्होंने इस मूवी को पहले रिलीज़ करने का ट्राई किया ताकि ये लोग इससे दिखा सकें कि ये लोग कितने ज़्यादा बेटर हैं मार्वल से, मेरे हिसाब से। और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा ख़राब था और जिसकी वजह से मूवी भी फ्लॉप गई और ये यूनिवर्स भी ख़त्म होने लगा। और जब ग्रीड की बात आई है तो इसके साथ ईगो की बात भी कर लेते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 4 है, वॉल्टर हमाडा। और वॉल्टर हमाडा कोई टर्म नहीं है,
ये DCU के नए हेड थे जस्टिस लीग के रिलीज़ होने के बाद, जिसके बाद इन्होंने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लिया जिसकी वजह से शायद ये यूनिवर्स ख़त्म ही हो गया। उन्होंने डिसीजन ये लिया कि जितनी भी मूवीज़ अब रिलीज़ होंगी वो इंटरकनेक्टिविटी को नहीं दिखाएंगी। अब जिसकी वजह से जो हमारी एक्वामैन रिलीज़ हुई थी जो कि सुपर हिट भी गई थी, अगर इस मूवी में कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टिविटी अगर दिखाई जाती या मूवी को कनेक्टेड दिखाया जाता तो शायद आगे और भी मूवीज़ हम लोग देख पाते। बट उनका जो ये डिसीज़न था ख़राब, वो इस मूवी के साथ बैठ गया और वार्नर ब्रोस को लगा कि शायद यही हमारे लिए अच्छा भी होगा, ये प्रॉफिटेबल भी है। जिसके बाद शज़ाम रिलीज़ हुई जो कि खुद सुपर हिट रही, बट उसके बाद जितनी मूवीज़ हमें देखने को मिली सब फ्लॉप रही। या वंडर वुमन की सेकंड पार्ट, ब्लैक एडम, द फ्लैश, बर्ड्स ऑफ प्रे, ये सारी मूवीज़ हमें देखने को मिली बट ये सब फ्लॉप गई और जिसकी वजह से वार्नर ब्रोस को हैवी लॉसेस हुए और अंत में रिजल्ट DCU का पतन। जब हमारा की बात आई है तो हम लोग का पॉइंट नंबर 5 हम लेके आते हैं जो कि है कॉन्फ्लिक्ट विद टैलेंट्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वॉल्टर हमारा के आने के बाद जैक स्नाइडर के साथ जो वार्नर ब्रोस का कनेक्शन था वो ख़त्म होने लगा और इन्होंने हेनरी कैविल को निकाल दिया, जिसके बाद हमें सुपरमैन जितने भी मूवीज़ में देखने को मिला वो सरकटा सुपरमैन था। जो कि एक बहुत फ़नी बात है कि एक सुपर हीरो बिना चेहरे के हमें दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे शायद हमारा जी का ईगो था या क्या था मुझे नहीं पता, बट उनका ये जो दो डिसीजन था कि अब जैक स्नाइडर के विजन को हम फॉलो नहीं करेंगे और हेनरी कैविल को सुपरमैन हम नहीं रखेंगे, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया, जिसकी वजह से DC दिन प्रतिदिन गिरता गया और अब वो यूनिवर्स ख़त्म होने वाला है। अब इस यूनिवर्स की आखिरी मूवी होने वाली है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। अब देखते हैं ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर पाती है या नहीं कर पाती है, बट हाँ DC के जितने फैंस हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि DC अब बदल रहा है। अब DC का नया यूनिवर्स आ रहा है जिसको कहा जाएगा DCU, DC यूनिवर्स। अब इसकी शुरुआत हुई ऐसे कि 2022 में वार्नर ब्रोस और डिस्कवरी का मर्जर हुआ और इन लोगों ने फॉर्म किया वार्नर ब्रोस डिस्कवरी। हाँ मुझे पता है इनका जो नाम है उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, बट इन्होंने काम बहुत क्रिएटिव किया। जहाँ DC मूवीज़ का अलग से एक स्टूडियो बना दिया, जैसे मार्वल का अपना स्टूडियो है, भले ही वो डिज्नी के अंदर है, वैसे ही वार्नर ब्रोस के अंदर रहते रहते DC का भी अपना एक स्टूडियो बन गया और उसके हेड बने हमारे जेम्स गन, जिन्होंने द सुसाइड स्क्वाड और पीसमेकर DC के अंदर बनाया, जो कि दोनों क्रिटिकली और कमर्शियली बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे और लोगों को इतने ज़्यादा पसंद आए थे, इसकी वजह से ही उनको इसका हेड बनाया गया। अब इनके विजन में बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होने वाली हैं जो कि मुझे लगता है DC के फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे लेके आने वाली हैं और DC का यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है फ्यूचर में और इसकी शुरुआत होगी 2025 से, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है DC फैंस के लिए और हम लोग को बस अब 2025 का वेट करना है DC के नए यूनिवर्स के लिए। तो बस यहीं तक था DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की जर्नी और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको चाहिए कि मैं एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर पूरा एक वीडियो बनाऊं जो कि एक मास्टर क्लास हो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स को कैसे बनाया जाता है या एक सिनेमैटिक यूनिवर्स परफेक्ट कैसा होता है, तो मैं उसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बात बतानी पड़ेगी। और इस वीडियो को लाइक करना तो एकदम मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही ऑसम कंटेंट्स आपके लिए हमेशा लेते आएंगे और ला भी रहे हैं। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो और आप देखते रहिए द सिनेफाइल बॉय। तब तक के लिए बाय बाय।